जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 19 ऑफ जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करना चाहते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीबीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और पेड बैचेस को ज्वाइन करिए। हमारे पास यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज करिए और ज्वाइन करिए। यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करवाई जाती है। और मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूँ, बट उससे पहले आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिएगा। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको आपको सबसे पहले तो बहुत ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और फिर उसके बाद जो भी चीज टॉपिक्स के बीच में से मैं आपको बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है। दीपशिका सिंह, आयुषी सिंह, वेरी गुड आंसर्स आए हैं। मोहम्मद रजा, आपने लिखा है कि सर हिंदी में भी बताया कीजिए, ज्यादा इंग्लिश पर फोकस करते हैं। नहीं यार, मैं बिल्कुल हिंदी में ही बात करता हूँ, हिंदी में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। और बेसिक इंग्लिश तो आपको जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की जो है वो तैयारी कर रहे हो। अगर नहीं आ रही है तो आपको सीखना पड़ेगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को भी बेसिक हिंदी लिखना आना चाहिए, प्रॉपर बोलना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप जनता को जो है वो डील करोगे। हिंदी मीडियम से अगर आप हो और अगर आपने सोच लिया कि नहीं हमें तो इंग्लिश करनी ही नहीं है, तो ये एग्जाम फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, आपके पास काफी कई केसेस में फॉरेनर्स भी आपके पास आएंगे। और अगर फॉरेनर्स आएंगे और अगर अगर आप उनकी भाषा ही समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर पहली चीज तो आप उस पोजीशन पे जा ही नहीं पाओगे अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है तो। और दूसरी चीज, आप खुद ही सोचिए कि ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट? कि आपको जो है वो लैंग्वेज की एक अच्छी परख होनी चाहिए। इसके अलावा ईशा ठाकुर ने भी आंसर्स लिखे हैं, ऐसे ही सभी लोग अपने आंसर्स जो है वो लिखते रहिए, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब बिना देरी किए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला टॉपिक जिनको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो विकसित भारत का अमृत काल का टॉपिक है। अब 11 साल के माइलस्टोन्स की यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, लिख लेना ये। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, की 11 years ऑफ व्हाट सर्विस, ऑफ गवर्नेंस, ऑफ गरीब लोगों का जो वेलफेयर होता है, गरीब कल्याण, ये पूरी चीज लिख लो। अब सुनो, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है 11 साल के ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, कि भाई 11 साल में सरकार ने जो है वो क्या क्या चीजें करी, भारत को किस तरीके से जो है वो डेवलप किया। अब चीजें जो है वो थोड़ी सी ध्यान से सुनो, ये आपको एक जो है वो आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो उसने उन्होंने किन किन डायरेक्शन में क्या क्या जो है वो ऑपरेशन किए हैं। 81 करोड़ सिटीजन्स को फ्री फूड ग्रेन्स मिले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो लिखिए, चाहो नहीं 100% लिखिए, क्योंकि ये चीज आप मेंस में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग अपनी स्कीम्स के थ्रू जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पता होगा ना आपको? कौन से ईयर का एक्ट है वो? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है वो, जिसके थ्रू हम लोग गरीबों को फूड ग्रेन्स जो है वो डिलीवर करते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अनाज जो है वो डिलीवर किया जाता है। पीएम मुद्रा योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लोन्स दिए गए, जिसमें से 50% से ज्यादा जो बेनिफिशियरी थे वो SC ST और ओबीसी कैटेगरी के थे। वेरी इंपॉर्टेंट। 5 करोड़ से ज्यादा लोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए मुद्रा स्कीम के तहत। और 50% से ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो SC ST ओबीसी कैटेगरी के हैं। लिखिएगा, ये गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स आपको जो है पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। और आपको पिछले एक डिकेड का एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए आंकड़ों के साथ। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी मिला है, पीने की पाइपलाइन के थ्रू पानी मिला है, लोगों के घरों में नल लगे हैं। पाइप्ड वाटर, 15 करोड़ से ज्यादा गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो हुआ है जल जीवन मिशन के थ्रू।
नेक्स्ट, लगभग 5.5 करोड़ घर बनाए गए हाउसिंग मिशन के थ्रू, शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। 4 करोड़ होम्स लेगा अब। मतलब 5.5 5 करोड़ आप जो है वो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम आंकड़ा जो है वो दिखा रहा है, कुछ कुछ रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम ने 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया। 68 लाख लोग जो सब्जी बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं ना, चाउमीन का ठेला लगाते हैं, इनको पीएम स्वनिधि स्कीम के थ्रू जो है वो बेनिफिट मिला। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी एक्सेप्ट किया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में सिग्निफिकेंट गिरावट जो है वो नजर आई इंडिया के अंदर, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस की हुई है। यस। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके मेंस में लिखने के लिए, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जल जीवन मिशन और पीएम स्वनिधि स्कीम का इंपैक्ट जो है वो किस तरीके से अंत्योदय प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करता है? ये लिख लो कहीं पर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि दो स्कीम्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, पीएम स्वनिधि स्कीम और जल जीवन मिशन, तो ये किस तरीके से अंत्योदय प्रिंसिपल्स के साथ लिंक्ड है? अब ये तभी इसका आंसर आप दे पाओगे जब आपको अंत्योदय के प्रिंसिपल्स पता होंगे। तो आज आपका टास्क है अंत्योदय के प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, पीएम किसान के थ्रू 3.7 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। पीएम किसान स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, यानी कि किसानों के कल्याण के लिए जो है ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिले कि किए गए। बीज से बाजार तक सीड टू मार्केट फ्रेमवर्क पर काम किया गया, कि किसानों का जो भी प्रोड्यूस है, जो भी खेती किसानी करके मेहनत करके किसान जो है वो उगा रहे हैं, वो मार्केट तक पहुंचना चाहिए सड़ने से पहले, और सही कीमत सही प्राइस जो है वो मिलनी चाहिए किसानों को। एमएसपी प्रोक्योरमेंट में दलहन दाल, इनका 7,350% और ऑयल सीड का 1,500% तक ग्रोथ हुआ। ये लिखने की जरूरत नहीं है वाली चीज, पर फिर भी एमएसपी जो है वो इंक्रीज करी है इन्होंने ऑयल सीड और दालों के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है यही है, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, एनहेंस करना। 1470 मंडीज को ई नाम के साथ इंटीग्रेट किया गया। तो ई नाम प्लेटफॉर्म से भी बहुत फायदा मिला है, ये लिख सकते हो आप। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड सेक्शन हुए पोस्ट हार्वेस्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए, किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो लगाएंगे, कि जिससे कि किसान जो है उनकी, मतलब उनका प्रोड्यूस जो है खराब ना हो। राइट, अगर उसने प्रोडक्शन कर दिया, कटाई हो गई, तो उसके बाद प्रॉपर वेयर हाउस होने चाहिए, प्रॉपर कोल्ड चेन स्टोरेज जो है वो होना चाहिए, जिससे कि ये सब पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती हैं वो खराब ना हो। समझे आप? मिलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री अन्न कैंपेन और सॉइल हेल्थ कार्ड्स के थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, श्री अन्न कैंपेन के तहत मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। सॉइल की क्वालिटी को जो है वो ट्रैक किया गया सॉइल हेल्थ कार्ड्स के थ्रू। प्रोसेस फूड का एक्सपोर्ट जो है वो 9.03 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। ये एक सिग्नल है कि हम एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को जो है वो डाइवर्सिफाई जो है वो कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली। प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट्स को हमने जो है वो बढ़ा दिया। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होना जरूरी है, और ये आएंगे, और ये पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए लिखिएगा, इससे रिलेटेड मेंस में आपको हेल्प करेंगे। नारी शक्ति इंपावरमेंट। नेक्स्ट, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट पर हमने जो है फोकस किया। महिलाओं को 14.72 लाख करोड़ के 38 करोड़ मुद्रा लोन्स मिले। तो मुद्रा लोन्स में महिलाएं भी जो है वो शामिल हैं। ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए।
कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया पिछले 11 सालों में। 10 करोड़ महिलाएं एक्टिव हैं 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। टारगेट यह है कि 3 करोड़ महिलाओं को जो है वो लखपति दीदीज जो है वो बनाना है। ये टारगेट लिख लीजिए, लखपति दीदीज का। ये पहले भी हालांकि मैं लिखवा चुका हूं शायद आपको, लखपति दीदीज। जन औषधि केंद्र से 77 करोड़ सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये इंश्योर कर रहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहे। जन औषधि स्टोर्स, इन्होंने भी हेल्प किया वुमेन एम्पावरमेंट में। इसमें ब्रैकेट में सैनिटरी पैड्स लिख सकते हो। नेक्स्ट, मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 26 हफ्ते जो है वो कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। पेड मैटरनिटी लीव ये भी बढ़ाई गई, 26 हफ्ते की गई, पता होना चाहिए। रूरल हाउसिंग में 73% ओनरशिप महिलाओं के नाम पर है। 73% ओनरशिप घरों की महिलाओं के नाम पर है। जेंडर रेशियो एट बर्थ भी इंप्रूव हुआ। 1020 फीमेल पर 1000 मेल्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेक्स रेशियो का, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इसमें भी इंप्रूवमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिली। ठीक है। फिर हमने जो है वो किस चीज पर काम किया? अमृत पीढ़ी, युवाओं पर, युवाओं को के सशक्तिकरण पर। ये लिखिएगा, अमृत पीढ़ी। नेशनल स्किल मिशन के तहत 6 करोड़ युवाओं को जो है वो ट्रेनिंग दी गई। हेल्प हुआ नेशनल स्किल मिशन के तहत, युवाओं को हेल्प मिली। आईआईटीज और एम्स एक्सपेंड हुए। 6500 नए आईआईटी सीट्स और 23 आईआईटी और 23 एम्स शुरू किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज लिख लेना। 6 लाख स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख जॉब्स जनरेट करी। बट हालांकि ये अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, स्टार्टअप ने जॉब्स तो जनरेट करी है बट जॉब्स गई भी हैं भाई, स्टार्टअप डूबे भी बहुत है। खेलो इंडिया और टीओपीएस स्कीम के थ्रू 94 से भी ज्यादा एथलीट्स को जो है वो सपोर्ट मिला। गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया मिशन, इंडिया ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में 61 मेडल जो है वो जीते। फिर इसके अलावा हमने देखा कि मेट्रो कनेक्टिविटी एक्सपैंड हुई। मिडिल क्लास के लिए चीजें जो है वो आसान हुई, सर्विसेज और बेटर देने की बात की गई। अफोर्डेबल हाउसिंग को जो है वो प्रमोट किया गया कि लोगों को सस्ते रेट में जो है वो घर मिल सके, है ना। यूपीआई के माध्यम से लोगों की डिजिटल पेमेंट जो है वो इजी हुए, लाइफ आसान हुई। 5G टेक्नोलॉजी से मोड ऑफ अपॉर्चुनिटी या डिजिटल इंक्लूजन जो है वो बढ़ा। उड़ान स्कीम से कनेक्टिविटी जो है वो और बेटर हुई। एयर ट्रैवल अफोर्डेबल हुआ, है ना। उमंग ऐप हुई, डिजी लॉकर्स हुए। इन सब चीजों की सुविधा जो है वो लोगों को मिली, इन सब चीजों से सुविधाएं, है ना। डिजिटल इंक्लूजन पर काम किया गया। स्वामी फंड एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके दिमाग में पूरे पॉइंट्स होने चाहिए, पूरी स्कीम्स होनी चाहिए। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, स्कीम्स बिल्कुल आपको बताना चाहिए कि ये स्कीम इससे एसोसिएटेड है, इन स्कीम से देखो इस सेक्टर में फायदा हुआ, इन स्कीम से इन लोगों को फायदा हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए। आने वाले समय के आप अधिकारी हो तो ये सब चीजों पर एक अच्छी कमांड रखना आपको बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था बल्कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर रोड मैप भी बनाता है। वे फॉरवर्ड में ये बातें लिखिएगा मेंस के अंदर कि हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर काम किया। आज की डेट में हर जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन, ये शब्द सुनते हो ना, समावेशन, कि सभी लोगों को जो है वो शामिल करना है। मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत किया जिससे कि करप्शन रुके, लोगों तक लोगों तक सही चीज जो है वो पहुंचे। क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने फोकस किया, सस्टेनेबल फार्मिंग पर फोकस किया। डिजिटल हेल्थ एजुकेशन में रीजनल इक्विटी इंश्योर करना अभी भी जरूरी है। अभी भी डिजिटल गैप को फुलफिल करना जरूरी है, जेंडर गैप को फुलफिल करना जरूरी है। महिलाएं जो वर्क प्लेस में जिनको इक्वलिटी नहीं मिलती, इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है, असमानता का सामना करना पड़ता है। जो महिला जॉब्स वगैरह करती हैं वर्क प्लेस में, सेम जॉब के लिए मेल्स को अलग सैलरी मिल रही है, फीमेल्स को अलग सैलरी मिल रही है, इसी गैप को कम कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो विकसित भारत एक विजन नहीं है प्रॉपर, मतलब आप देखोगे, बल्कि
ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रूफ है कि आप एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर क्या चीज चल रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट होगा तभी तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर की बात करें तो आयुष्मान भारत, ये स्कीम पता होनी चाहिए आपको हेल्थ केयर के लिए, है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। आबा हेल्थ अकाउंट्स, ये पता होना चाहिए। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी जो है वो गिरा है, ये फैक्ट भी लिख लीजिए, 130 से 80 हुआ। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू 37 करोड़ टेली कंसल्टेशन हम लोग आजकल जो है वो कर दे रहे हैं। जिन रिमोट एरियाज पर, दूर दराज के एरियाज पर हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचना मुश्किल होती है, वहां पर हम लोग ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के नंबर भी जो है वो बढ़ गए हैं, राइट। एमबीबीएस सीट कैपेसिटी भी जो है वो एक्सपेंड हुई है, बढ़ी है। अब कितनी हुई है, क्या हुई, ये आंकड़े मत लिखना बस। जन औषधि केंद्र, इन्होंने, इसकी मदद से भी अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो लोगों तक पहुंची है, तो ये पहले भी आ चुका है जन औषधि केंद्र, दोबारा से मत लिख रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं, तो बस जो चीज जो थी, जो मैंने आपको बताई, उस चीज पर जो है वो थोड़ा सा फोकस जो है वो रखिएगा, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको देखना मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मेंस के अलावा भी आप एज अ आने वाले समय के सिविल सर्वेंट हो, तो आपको ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो ये जो टॉपिक है, ये है क्लाइमेट स्मार्ट कूलिंग पॉलिसी का टॉपिक। और आज की डेट में आप देख ही रहे हो, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, कितनी डिफिकल्टीज आ रही है आज की डेट में। आज की डेट में मतलब कूलर फेल हो जा रहे हैं, इतनी स्थिति खराब है। मेरे घर पे एक स्पीसीज है, पेट है, लैब्राडोर, मेरा दौलत। ये बेचारा गर्मी के बारे में परेशान हो जाता है। मैं ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो रहता हूँ, और मम्मी पापा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ऊपर। तो ये भाई साहब जो है, ये ऊपर टिक ही नहीं पाता थोड़ी देर के लिए भी दिन के समय पर। छत में मान के चलो 8-9 बजे के बाद जैसे धूप आ जाती है ना, तो ऊपर से इसको भगकर आना पड़ता है। तो सोचिए हाउ डिफिकल्ट इज फॉर स्पीसीज, कितना डिफिकल्ट है ये प्रजातियों के लिए सरवाइव करना। इसलिए तो प्रजातियां एक्सटेंड होती जा रही हैं। ये तो फिर भी दौलत उसको, ये मेरा पेट है तो उसको घर पर पूरी चीज जो है मिल जाती है, फैन मिल जाता है, कूलर मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट दोज स्पीसीज जो बाहर रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हमने तो नेचुरल एनवायरनमेंट उनका खराब कर दिया है। अगर वो एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो सरवाइव कर जा रहे हैं, और जो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे वो मर जा रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, बट ह्यूमंस ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स ओनली। यही तो एक बड़ी दिक्कतें हैं। हम लोग इतने सेल्फिश हैं कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में जो सोचते हैं, बाहर के बारे में नहीं। सो दिस इज हाउ आपको जो है वो एक्सपैंड करना है अपनी वे ऑफ थिंकिंग को। ये टॉपिक भी जो बात करेगा वो सिर्फ ह्यूमंस की बात करेगा अभी। ये टॉपिक बात नहीं करेगा कि बाहर जो स्पीसीज है उनके बारे में। बट जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप उसके कंक्लूजन में ये चीज लिखेंगे, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेंस का पेपर आपका ऐसे हेल्प करेगा आपको, जहां पर लोग सिर्फ एक ही अप्रोच के बारे में लिखेंगे, आप लोग लिखोगे कनेक्टेड अप्रोच। क्योंकि सिविल सर्विसेज को की डिमांड ही होती है कि आप कनेक्टेड चीजों पर जो है काम करें। आप आने वाले समय के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो आप सिर्फ एक चीज का फायदा नहीं देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक, आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना है ना। आपको जो है वो 1,000 करोड़ जो है वो दिया गया। एक आपको फ्लाईओवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना है, या मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करना है। तो आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप गरीबों के बारे में भी सोचेंगे कि अरे यार कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट करवाना है, तो पहले इनका रिहेबिलिटेट करवाओ, दूसरी जगह इनको शिफ्ट करवाओ। यस, इसीलिए जो मैं आपको अप्रोच बताता हूं वो सिर्फ पढ़ाने वाली अप्रोच नहीं बताता कि हाँ भाई सब ये पढ़ लो ये हो गया। अप्रोच ये है कि आपको एग्जाम क्लियर होना चाहिए, दैट इज द अप्रोच। और आपको भी जो पढ़ाई करनी है वो उस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होना जरूरी है। आर यू वेटिंग दिस? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। समझ गए आप चीजें कि कैसे आपको जो है वो आप काम करिए, दिमाग में क्या चीज आपके होनी चाहिए। तो अब इस टॉपिक को सुनो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोज किया है एक नया एनर्जी एफिशिएंसी रूल्स एयर कंडीशनर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल।
लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोजल रखा है, अभी ये प्रपोज्ड है, एक रूल्स एयर कंडीशंस के लिए, लिख लेना, एयर कंडीशंस, न्यू रूल्स एयर कंडीशनर्स के लिए, एसी के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी एसी हैं भैया, 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक ही चलेंगे, जो हम लोग घर पे बैठ के अपने एसी का रिमोट करते हैं नीचे, टू टू टू, लाओ भाई 16 डिग्री टेम्परेचर, 18 डिग्री टेम्परेचर कर दो, करते हैं ना। मना कर दिया इनने। इनने बोला 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक ही उसके अंदर फंक्शन डालो, जितने भी अब नए एसी बनाओगे। बहुत हो गया भाई खिलवाड़। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनर जब ऑपरेट होते हैं तो उनसे भी निकलती है ग्रीन हाउस गैसेस। और जितना एयर कंडीशन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि कूल जो है वो करेगा, तो उतना एनवायरमेंट को भी साइमल्टेनियसली हार्म भी करेगा। कैसे? हार्मफुल गैसेस को रिलीज करके। तो इनने बोला कि नहीं भाई, इतने में आपको जो है वो सेट करना पड़ेगा कि 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये गाइडलाइन अर्लियर वॉलेंट्री नॉर्म से डिफरेंट है। पहले एक गाइडलाइंस और आई थी जो वॉलेंट्री थी, ये डिफरेंट है क्योंकि अब ये बाइंडिंग टेम्परेचर लिमिट अप्लाई होगी। पहले बोला था कि यार, अरे एसी मैन्युफैक्चरर वालों थोड़ा सा यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर थोड़ा जो है वो ध्यान दो, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पर ध्यान दो। बट अब नहीं, अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि बॉस, 20 डिग्री से 28 डिग्री पर ही सेट होना चाहिए, डिफॉल्ट सेटिंग ये होनी चाहिए। आपको बता दें कि जापान जैसे देशों में है ये, वहां डिफॉल्ट सेटिंग होती है 28 डिग्री सेल्सियस पब्लिक ऑफिस के अंदर, डिफॉल्ट सेटिंग। इवन काफी सारे हम लोग को जो है वो ये भी देखने को मिलते हैं, आप आपने कभी किसी होटल वगैरह में चेक इन किया हो तो आप देखते होंगे कि रात में जो है वो आपने बढ़िया टेम्परेचर जो है वो सेट करके सोए हो 18 का। आहा, ये क्या नींद आ रही है। रात 3 बजे 4 बजे आपकी नींद खुलती है, आप देखते हो कि अरे साला ये 24 डिग्री किसने कर दिया। तो उनका सेट होता है कि आफ्टर फ्यू मिनट्स, यानी कि 30 40 50 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाता है, 24 डिग्री 26 डिग्री जो भी उनने सेट करके रखा है। नोटिस किया किस किसने किया? मैंने किया, बहुत बार किया है मैंने, कि मैंने कहा यार ये लोग तो भाई कमाल ही कर दे रहे हैं। कमाल नहीं, इसी को बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी है। नहीं तो फिर कस्टमर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2,000 रुपए का कमरा लेगा तो सोचेगा कि भाई इतना, जाते सीधे एसी पूरी लाइटें चालू कर दो, कि बिल बनाओ इसका साले का, पूरे पैसे वसूल करो है। तो समझ गए ना आप कहानी? जापान जैसी कंट्रीज में है ये सब। अब सुनो क्यों हो रहा है ये, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग समझदार हो, जानते हो। इंडिया की कूलिंग डिमांड जो है 2030 तक 200 गीगावाट पहुंचने वाली है, लिख लो। 200 गीगावाट पहुंच जाएगी हमारी इतनी डिमांड, कूलिंग डिमांड। क्योंकि अब बड़ी चुकी है, आज देखो ना आप, कंपैरेटिव टू लास्ट 10 ईयर्स, आज की डेट में गर्मी के मौसम में मुझे बता दो, बिना पंखे के सरवाइव कर जाओगे? नहीं। बट याद करो आपका बचपन, उस समय लाइट भी जाती थी ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी जितनी आज की डेट में होती है। किसी ने ये चीज रियलाइज करी है? कभी सोचा है इस चीज के बारे में गंभीरता से, कि पहले जब लाइट जाती थी, जब आप छोटे थे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी ना, आपके बड़ों को इतनी प्रॉब्लम होती थी, यानी कि पेरेंट्स वगैरह को, जो भी गार्जियंस वगैरह हैं, नहीं होती थी, मस्त बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हैं तो भी हवा जो है वो आ रही है बढ़िया, है कोई दिक्कत नहीं, किसी को बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हैव यू रियलाइज आज की डेट में अगर 1 मिनट के लिए भी लाइट जाती है ना, 1 मिनट के लिए, तो हम सर पकड़ लेते हैं कि साले ये लोग बस गर्मियों में ही लाइट बंद करते हैं, है ना। दिमाग खराब हो जाता है एकदम तेज, और पसीना एकदम 1 मिनट के अंदर टप 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 पूरी बॉडी भीग जाती है। बोलो हाँ या ना? कौन, किस किस ने ये चीज जेन्युइनली रियलाइज करी है कि कंपैरेटिव टू जो आपका बचपन था और अभी है, उसमें बड़ा डिफरेंस है? यस, यही तो है जलवायु परिवर्तन, और क्या है। और इसके कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया है, और यही तो है कूलिंग डिमांड, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की डिमांड 200 गीगावाट। आज की रेट में एसी यूसेज के थ्रू ही 20% पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आ रही है। हर घर में एसी देखिए आप, आज की डेट में हर घर में। जिनके पास नहीं लगा वो बस कोशिश कर रहे हैं कि बस जल्दी एसी लगवा लें हम। बोलो हाँ या ना, कम ऑन।
जिनके घर आज भी काफी सारे लोग हैं, जिनके घर आज भी पंखे हैं, वो आप कोशिश कर रहे हैं कूलर आ जाना चाहिए भाई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, अच्छा वाला, कि नागपुरिया कूलर हो बढ़िया, ठंडक हवा दे, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। बट अभी भी सिर्फ 6% ही घरों के पास एसी है। इमेजिन करो फ्यूचर में 6% में इतनी हालत खराब हो रही है, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया है, तो आने वाले समय में क्या होगा? तो सवाल ये उठता है कि जब डिमांड इतनी रैपिडली बढ़ने वाली है, तो क्या हम सस्टेनेबल कूलिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट कर पा रहे हैं? आज की रेट में आप बोल रहे हो कि स्मार्ट होम्स बनाने हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, बट क्या एक्चुअल में रियलिटी में बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। ऐसी गाइडलाइंस नहीं है उसके लिए, जैसे कि ट्रैफिक में पुलिस वाला दिखता है तो अपन हेलमेट पहन लेते हैं, वैसी होनी चाहिए गाइडलाइंस, कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो तो पहले एक ऑफिसर जो है वो आए, उसका प्रूफ कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो अप्रूव करे मटेरियल को देखकर, कि हाँ भाई ये परफेक्ट है रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। अगर नहीं तो फिर फाइन लगाओ, डबल फाइन लगाओ, ट्रिपल फाइन लगाओ, तब जाकर समझ में आएंगी लोगों को। आज भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर रहे हैं तो नहीं करते, क्योंकि महंगा पड़ता है ना वो। अब लोगों की भी इसमें दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। अब चीजें महंगी होगी तो इंसान कहाँ से अफोर्ड करेगा यार चीजों को? बताइए आप। उसके लिए सरकार को सब्सिडीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आज की रेट में सरकार को तो कायदा, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, कायदे में आज की रेट में अगर चीजें आसान करनी है ना, तो गवर्नमेंट को सबके घरों की छतों में जो है वो सोलार रूफटॉप जो है वो लगवा देने चाहिए। और उसका जितना लोगों का घर का बिल आता है ना, बिजली का बिल, उसका एवरेज जो है वो एक फिक्स कर दो, कि भाई आप जो है वो 10 साल तक इतना दोगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। इवन आप ये भी कर दोगे ना कि हर साल 10% बढ़ोतरी उस बिल में, तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे कितना फायदा होगा सोचिए आप। अगर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट अगर सरकार जो है वो लगा दे, है, बस इतना बोल दे कि मेंटेनेंस जो है वो आपको जो है वो रखना पड़ेगा, उससे दो चीजें होंगी। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो होगी ना, वो ग्रिड के थ्रू वापस भी जाएगी। आप इलेक्ट्रिसिटी ना ही सिर्फ यूज करोगे, उसको जनरेट करके स्टोर भी करवा सकते हो। बट क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग ऐसा? कमेंट बॉक्स पे इसके बारे में आप लिख कर बताएंगे। और कैसा लगा ये सजेशन? ये यही तो चीजें होती हैं, ये चीजें जो है वो आप अपने मेंस में लिखेंगे। मैं यहां पर लिखी हुई चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ये आर्टिकल पढ़ाने से पहले 4-5 आर्टिकल पढ़ के बैठा होता हूं, कि जिससे कि पूरा एक साथ बम आपको फेंक कर दूं कि लो बेटा। जब वो बम आपके सर पे फटता है ना, तब आपको आता है मजा, कि अरे हाँ यार, बात तो सही है। अब मैं उठाकर ये पॉइंट बाय ये सब चीजें करवा दूं, तो आपने अलग से किया ही क्या? तो डिफरेंस ही क्या है फिर आपके में और सभी लोग जो पढ़ रहे हैं उनमें? डिफरेंस इज एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ये जब कंटेंट आपको दिया जाता है, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, सिविल सर्विसेज के लिए ये सोचने के लिए दिया जाता है, कि आप सोचिए। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो बोलते हैं ना, लोगों को 20-20 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, 18, कुछ नहीं है। आपको पढ़ना सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम आपको सोचना है चीजों के बारे में जो आपने पढ़ा है। अब सुनो, आप एसी चला रहे हो 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब रुकिए और चीजें मैं अब आपको समझाता हूं थोड़ी साइंटिफिकली, कि इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं एसी में नहीं रहता हूं ज्यादा, क्योंकि मैं तो खुद एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलिटिस का वॉरियर रह चुका हूं, आज की डेट में ठीक हो गया हूं मैं। और वो भी आप लोगों की दुआ की वजह से। मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स थे 2019-20 के समय के, तो उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया था। आप में से अभी भी होंगे जो मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे होंगे, तो शायद आपको पता हो। मैं एक टाइम पर उठ नहीं पाता था बेड से, तो मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और आज की डेट में मैं दूसरों को ठीक कर रहा हूँ। तो ये जो एसी होती है ना, ये बॉडी को कड़क कर देती है, राइट? और हम जो है साइंटिफिकली सोचो, हम जो है वो वार्म ब्लडेड स्पीसीज है ना, हम जो है ह्यूमंस जो है वो वार्म ब्लडेड है। अब आप उसको ठंडा करोगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करेगा? वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी अननेसेसरली बॉडी को सिर्फ गर्म करने में, और आप बाहर से ठंडा कर रहे हो। तो 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
उससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क होगा क्योंकि बॉडी एकदम एक्टिव होगी ना। 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पर बच्चों की लंग्स फंक्शंस कम हो जाते हैं। यूके की एक स्टडी है, उसके मुताबिक बताया गया कि एक्सट्रीम इंडोर कूलिंग के कारण एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है डे टाइम में। कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब आपकी सोचने समझने, याद रखने की जो क्षमता जो होती है ना, वो खराब हो सकती है। ओवर कूलिंग से स्लीप और इम्यूनिटी भी इफेक्ट होती है। एसी में सोकर जब सुबह उठते हो ना, तो आप में से शायद काफी सारे लोग जो सोते होंगे, उठते होगे तो सुबह बॉडी एकदम आपकी अकड़न टाइप की लगती होगी, अकड़ जाती होगी कुछ, कई कई समय पे, कहीं गर्दन अटक गई, कभी कुछ हो गया। कभी नोटिस किया? मैंने अक्सर, मेरे साथ हुआ है होटल्स में। जब भी मैं बाहर रहता हूँ होटल्स वगैरह में, तो वही है ना कि अपन थोड़ा वहां पर वो कर देते हैं, क्या है एसी में सोएंगे आज तो है, बस अगले दिन आ हुई ऐसे होने लगती है बॉडी कि अरे यार कमर अटक गई। होता है कि नहीं होता बताओ? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एसी। तो ये चीज इन्होंने जो है बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट, अब बेनिफिट है, हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज जो होता है ना एसी की सेटिंग्स में, 6% पावर सेव करता है। लिख लेना भैया, आपके घर पे एसी है तो जो आप टेम्परेचर कम करके जो धूम मचा रहे हो ना, तो उसमें आपके घर का बिजली का बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अगर आप इवन आप जो है वो अगर एसी को बढ़िया 21, 22, 23 डिग्री पे भी रखोगे ना, तो बढ़िया आपका रूम टेम्परेचर भी बढ़िया हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपका बिल भी कम आएगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम इस प्रकार से करेंगे ना, तो 20 बिलियन किलोवाट आवर जो है वो बचा सकते हैं हर साल, एसी की ये सेटिंग्स को चेंज करके। बस सोचिए आप, नेट जीरो के गोल्स को अचीव करने में ये हेल्प कर सकता है हमें। क्या है भैया हमारा नेट जीरो टारगेट, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पे लिखकर। जैसे हम लोग को देखने को मिलता है ना कि गर्मियों के समय पे लाइट बहुत जाती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मेजर इशू है। सप्लाई नहीं आ पा रहा उनके पास, डिमांड ही इतनी ज्यादा है। तो अगर ये सेटिंग्स में हम चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से पावर का यूज करेंगे, तो जो हमें लाइट गोल, बिजली कटौती की जो परेशानी है जो देखने को मिलती है ना, वो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये चीज है। ठीक है, ये लिख लो भैया, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। टारगेट है कि 25 से 30% कूलिंग एनर्जी रिडक्शन करना है 2038 तक। लिख लो भैया, कूलिंग एनर्जी डिमांड में रिडक्शन करना है। समझे ना मतलब क्या है? यही है कि जैसे अभी जो टारगेट सेट किया कि 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए भैया एसी की सेटिंग, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनर्जी डिमांड कम हुई ना, कूलिंग एनर्जी डिमांड। भाई जहां ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप जलाते थे, वहां कम पावर, कम इलेक्ट्रिसिटी जलाओगे। अभी पढ़ा हमने, हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आप कम करोगे एसी का टेम्परेचर, तो आपको जो है वो 6% बिजली का नुकसान होगा। वहीं बढ़ा दोगे तो 6% फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये फायदा ना, यही रिडक्शन है, इसी की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, एक और लिख लो, पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो क्लाइमेट एक्शंस है, उसको सपोर्ट करेगा ये इनिशिएटिव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, मैंने आपको बोला कि याद रखना है पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एनर्जी जस्टिस प्रमोट करेंगे हम लोग, अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों के बीच में। अब देखो आज की डेट में कितनी बढ़िया चीज आपको जो है पता लगी, एसी से जुड़ी कितनी कॉमन चीज है एसी। अब आपसे अगर कोई एसी के बारे में पूछेगा, तो आप जब ये वाला ज्ञान किसी को दोगे ना कि भाई साहब आपको पता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आपका 6% इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम होगा, तो ये सुनकर सामने वाला बोलेगा हाँ यार बंदे में दम तो है यार। इसको कहते हैं ऑफिसर, इसको कहते हैं वो बातचीत जो मुंह से निकलती है तो वो फर्जी बात नहीं निकलती है। क्या अरे यार एसी तो ठंडा कर रहा है, मजा आ रहा है, ये कॉमन मैन बोलता है। आप बोलोगे कि यार ये क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी खराब चीज है और बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, इसको कम से कम यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनैलिटी, वही तो आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट, अब चैलेंजेस भी हैं, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बहुत कम है। पब्लिक बोलती है अच्छा अमीर लोग जब यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम यूज कर रहे हैं तो 20 से 28 डिग्री कर दी। राइट, होता है ऐसा भी। फिर एसी मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत आई, है ना, और उन उन यूजर्स को भी जो जिनको पूरा कंट्रोल चाहिए, वो यूजर तो बोलेंगे ना अरे हम एसी खरीद के घर ले आ रहे हैं, क्या ये 20 डिग्री, हमें कम चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से कम वाला चाहिए।
लड़ते हैं लोग। 18 डिग्री 16 डिग्री वाला दो हमें। फ्रिज में बैठ जा भाई जाके। एसी मत चला तू, फ्रिज में बैठ जा। तेरे लिए फ्रिज है, एसी नहीं है। बैठ बढ़िया वहां पर। मस्त तकिया लगा के लेट जाओ वहां पे, बड़ा फ्रिज लिया आओ। पड़े रहो वहां पे। सुबह तक उसी फ्रिज से तुम्हें शमशान घाट ले आया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब टेक्निकल चीजें जो है वो चेंज होगी तो कॉस्ट की बढ़ा भी देंगे। ये भी डर है। हालांकि कॉस्ट घटानी चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं ना तो बढ़िया रहेगा, स्पेशली हाउसिंग। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ना। और हम ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं जहां पर आपको एसी की जरूरत नहीं है, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। बड़े बड़े मंत्रियों के घर जब आप देखोगे ना जाके, मैं गया हूँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के घर में, वो जो मटेरियल यूज करते हैं ना गुरु, वो ऐसा होता है कि ना उस घर में आपको ना एसी की जरूरत पड़ेगी, ना उस घर में आपको हीटर की जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसी भी स्पेसिस पे गया हूँ, मतलब ऐसे लोगों के घर पे गया हूँ जिन्होंने मुझे बताया है, वो ब्यूरोक्रेट्स है, अब नाम नहीं लूंगा सॉरी। बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने ये चीज जो है वो क्लियरली बताई थी कि अरे भाई साहब इस रूम में जरूरत नहीं है हमें, एक पंखा लगा हुआ है बस, उसके अलावा और किसी चीज की जो है वो जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज है। बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, यही चीज समझने वाली थी। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं यार, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं ये सब टॉपिक्स। अब जो ये टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, ये स्पेस और सॉरी साइंस और टेक्नोलॉजी से जो है वो जुड़ा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है और इंटरनल सिक्योरिटी का। आइए, डीएनए आइडेंटिफिकेशन एंड डिजास्टर्स, ये मुद्दा न्यूज में था क्योंकि अहमदाबाद में एक घटना घटी, आप सभी जानते हैं। एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ। उसके बाद अथॉरिटीज ने डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्निक्स का उपयोग करके विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करी, समझे आप? यानी कि जो मलबा था जहां पर लोग दबे हुए थे, बाप रे, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि भाई जिंदा आदमी जो है वो कैसे जला होगा प्लेन के अंदर। जितनी भी लाशें जो है वो निकल रही थी पूरी जली हुई, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन है कौन नहीं है। लोगों के टुकड़े मिले हैं। बड़ी बुरी स्थिति। तो ये जो घटना जो है वो घटी, तो उसके बाद अब विक्टिम्स को तो पहचाना ही नहीं जा रहा कि कौन है, किसकी लाश है। कोई आइडेंटिटी पता नहीं लग रही। इंसान की बॉडी जल गई तो कपड़े और डॉक्यूमेंट्स तो कहाँ सर में आएंगे। तो इस केस में डीएनए आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिलायबल टेक्निक बनी। अब डीएनए जो है वो कंपेयर किया जाता है या तो फैमिली के बायोलॉजिकल सैंपल्स के थ्रू, पेरेंट्स या बच्चों के, या पर्सनल बिलोंगिंग से, यानी कि टूथ ब्रश ब्रश के थ्रू, या उनका कंघी वगैरह उसके थ्रू। समझे आप? भाई आपने तो ये चीज देखी होगी और आपको पता भी होगी, कई बार मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, वेब सीरीज में दिखाते हैं ना, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, सीआईडी देखा होगा आपने है। तो उसमें यही तो होता है कि भाई डीएनए टेस्ट, तो भाई जो विक्टिम है, या तो उनका सैंपल ले लिया जाएगा विक्टिम का, और फिर उनके पेरेंट्स का या उनके बच्चों का सैंपल ले लिया जाएगा, या फिर अगर कोई नहीं भी है उनके दूर के रिलेटिव से बुलवा लिया जाएगा कि भाई एक काम करो, उनके घर से जाओ, उनका टूथब्रश उठा लिया आओ, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, या उठा लिया जाओ उनका कंघी उठा लिया हो तो उसमें कुछ ट्रेसेस मिल जाएंगे बाल बाल के, उससे पता लग जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 9/11 अटैक के बाद डीएनए सैंपल कलेक्शन को कंप्लीट करने में 10 महीने लग गए थे, पता है आपको? जब 9/11 का जो इशू हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो 10 महीने लग गए थे। अब मेरी बात ध्यान समझना, डेथ के बाद डीएनए डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, पता है आपको? सड़ने लगता है वो भी, डीएनए भी, कि बायोलॉजिकल चीज है भाई, लाइफ होती है उसकी, एकदम धीरे धीरे करके सड़ने लगेगी। और अगर हाई टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हो तो ये प्रोसेस और फास्ट हो जाती है डीएनए के खराब होने की। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स प्रेफर करते हैं हार्ड टिश्यूज जैसे कि बोन्स और टीथ को, राइट, क्योंकि वो स्लो डिग्रेड होता है। सॉफ्ट टिश्यूज को 95% इथेनॉल में स्टोर किया जाता है, या आइडियली -20 डिग्री सेल्सियस पे
फ्रीज जो है वो किया जाता है। समझे आप? तो अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि भाई आप जो है जो कलेक्ट करते हो सैंपल्स को, तो ये फैक्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सैंपल कलेक्शन में कौन सी टिश्यू प्रेफर की जाती है। तो आप ध्यान में रखना कि हार्ड टिश्यू है ना, सॉफ्ट टिश्यूज है वो प्रेफर नहीं करते, हार्ड टिश्यूज जैसे कि बोन और टीथ, क्योंकि उसको सड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, डिग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप दिमाग में जो है वो रखिएगा। नेक्स्ट, अब डीएनए एनालिसिस की टेक्निक्स क्या यूज की जाती है? तो एक होता है एसटीआर एनालिसिस, एक होता है एमटीडीएनए एनालिसिस, एक होता है वाई क्रोमोसोम एसटीआर, एक होता है एसएनपी एनालिसिस। आओ इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब ये मेथड्स चाहो तो लिख सकते हो, वरना उतना कुछ खास जरूरत नहीं है। एसटीआर एनालिसिस मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट, न्यूक्लियर डीएनए के रिपीट सीक्वेंस को डिकोड करता है ये, बहुत ही एक्यूरेट। लेकिन डीएनए जो है वो सही होना जरूरी है, यानी कि वो अगर डिग्रेड जो है वो रहेगा तो दिक्कत जो है वो आ सकती है। 15 से ज्यादा एसटीआर मार्कर जो है ये वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है वैसे गाइस। एक होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटीडीएनए एनालिसिस, जब न्यूक्लियर डीएनए खराब हो चुका होता है तो मदर से जो है वो इनहेरिट किया जाता है, या मैटरनल रिलेटिव से जो है वो मैच करवाए जाते हैं दूसरे डीएनए, यानी कि उसके रिलेटिव से जो है वो मैच करवाया जाता है। और ये बेसिकली डिग्रेडेड सैंपल के लिए आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग जो है वो कर सकते हो। फिर आता है एक वाई क्रोमोसोम्स। अब ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। वाई क्रोमोसोम्स किस में है? एक्स वाई पढ़ा होगा ना आपने, एक्स 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 वाई, वाई मेल्स में रहता है। तो ये जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए आपने मदर का यूज किया या मैटरनल रिलेटिव्स के सैंपल जो है वो लिए, यहां पर आप फादर अंकल या ब्रदर के सैंपल जो है वो ले लोगे। फिर एक एस एन पी एनालिसिस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, ये वाली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं एसएनपी एनालिसिस। जब डीएनए पूरी तरह से खराब हो गया तो एक ही पॉइंट पे वेरिएशंस डिटेक्ट करता है ये। और ये हालांकि काफी कम एक्यूरेट जो है वो होते हैं स्टार्टिंग पहले वाले से, क्योंकि पहले वाला सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें तो सैंपल जो होता है वो अच्छी स्टेज में होता है, वो सड़ा हुआ नहीं होता। बस यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडियन कोर्ट्स में डीएनए एविडेंसेस एडमिसिबल है, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। सीबीआई, इंटरपोल, रेड क्रॉस रेगुलरली जो है वो उपयोग करती हैं ये मास फेटालिटीज के समय पर। स्ट्रिक्ट कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, और इंश्योर किया जाता है कि जितना भी डेटा रहे, जितना भी सैंपल्स रहे, वो बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है गाइस, ये था एक पूरा टॉपिक जिसका एक आपको अच्छा आइडिया जो है वो होना चाहिए कि अभी विक्टिम्स जो है उनकी पहचान जो है वो डीएनए प्रूफिंग के थ्रू जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। एक नया जंपिंग स्पाइडर की स्पीसीज है, स्पाइडर की स्पीसीज का नाम लिख लेना यार। एक नई प्रजाति जंपिंग स्पाइडर की, इसका देखो ये नाम ये है, कारीगिरी, कारीगर है क्या वो? कारीगिरी, स्पॉटियस स्पार्टियस स्पार्टियस कारीगिरी। इसका नाम कारीगिरी हिल्स के नाम पर रखा गया है, जहां पे ये पहली बार देखी गई मकड़ी की प्रजाति है। इस डिस्कवरी को पब्लिश किया गया यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में 11 जून 2025 को। अब आपको बता दें, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पथरीले इलाके जो है ना, चढ़ाइयाँ, हिल्स, चट्टाने, यहाँ पर ये मकड़ी जो है वो दिखाई दे रही है, जंपिंग स्पाइडर। ये एक नई प्रजाति है इसकी, जिसका नाम है स्पार्टियस कारीगिरी। और कारीगिरी हिल्स ध्यान में रखिएगा। इस डिस्कवरी को पब्लिश जो है वो किया गया, मैंने आपको बता दिया, वो लिखने की भी आपको ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिफेंट हिल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए, कर्नाटक में है ये चीज भी आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो पहली बार है जब ये स्पार्टेनिए सब फैमिली का एक स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो ऑफिशियली इंडिया में मिला है। पहले ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका तक ही लिमिटेड थे। अब जंपिंग स्पाइडर जो है अपनी इंटेलिजेंट हंटिंग के लिए जाने जाते हैं, अपने शिकार की मिमिक्री भी कर लेते हैं ये लोग। और फिर अच्छी आंखें हैं इनकी। भाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस प्रजाति का नाम लिखो बस आप। ठीक है, और क्या है, कुछ है क्या इसमें लिखने वाली चीजें? प्रजाति के नाम ही बस इसमें जो है वो पूछे जाते हैं।
और कुछ ज्यादा डिटेल में चीज आती नहीं है इसकी में। ठीक है। और क्या चीज है? ये लिख लेना, देवरयान दुर्ग हिल्स एक हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये जो क्षेत्र है ना गाइस, ये अब तक कंजर्वेशन प्लानिंग में इग्नोर किया गया, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पर बहुत ही रेयर प्रजातियां पाई जा रही है, इसलिए ये एक हॉटस्पॉट जो है वो बन सकता है। डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट्स जैसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में भी सर्वे अब होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रजातियां जो है वो और इंडिया में छुपी हुई हैं, जिनके बारे में तो अभी तक हमने डिस्कवर किया ही नहीं है, जिनकी खोज ही नहीं करी है अभी तक हमने। चलिए एनीवेज, बस ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, इसके अंदर जो छोटी छोटी चिप्स जो देखने को मिलती हैं वो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं। और आज की डेट में इसके प्रोडक्शन के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी जो है वो शुरू करी, इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, याद हो आपको तो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लिख लेना, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। सबसे पहली चीज तो आप ये लिखेंगे, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। अब हुआ ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006 में मेजर रिलैक्सेशन किए हैं, जिससे प्रमोट किया जा सकता है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को। और आप जानते हैं कि हम आज की डेट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस जो है वो कर ही रहे हैं। यस, आई थिंक यू रिमेंबर अबाउट दिस। ठीक है, आगे की चर्चा करें। तो गोल है लैंड यूज और लीगल अप्रूवल्स को इजी बनाना, कि लोग लोग जो है वो जल्दी से जल्दी, यानी कि अपना फैक्ट्री जो है वो ओपन कर सकें। डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई अलाउ करना, कि भाई जल्द से जल्द जो है वो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको मार्केट जो है वो मिल जाए, जिससे कि उसको रिटर्न आए तो वो और इन्वेस्टमेंट करके और अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाए। 76,000 करोड़ का सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है, राइट, जहां पर आपने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लिखा उसके नीचे लिख दो 76,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। सेमीकंडक्टर्स आज की डेट में आप जानते हो गाइस कि हर जगह जो है वो यूज हो रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवीज हो, एआई में यूज होंगे, ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, राइट, डिफेंस और मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज हो रहा है। इन शॉर्ट ये मॉडल डिजिटल, ये आज की डेट की जो मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी है उसका फाउंडेशन है ये सेमीकंडक्टर्स, तो आप जानते हैं इसके बारे में। अब कोविड 19 जब आया था तो उस समय आपको ऑलरेडी पता है यार, कि हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करना है किसी चीज के लिए। और इसमें सबसे बड़ा मार्केट जो है वो चाइना का है सेमीकंडक्टर्स के मामले में, तो हमने सोचा कि नहीं भाई। और इवन आपको एक आंकड़ा बता दूं कि 2021 में चाइना इकलौता जो था वो पूरे दुनिया भर के सेमीकंडक्टर्स पर 35% का कब्जा रखा हुआ था उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अब हमने खुद ने जो है वो इसको बनाना जो है वो शुरू कर दिया, कि नहीं भाई हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद पे जो है वो, खुद पे काम जो है वो करना है, खुद मजबूत बनेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप समझते होंगे, गुजरात के अंदर भी हमने जो है वो सेटअप किया हुआ है। अब वो इजिली जो है वो बन जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसके लिए ये रूल्स में चेंजेस जो है वो लाए गए हैं। तो वो आपको ये आंकड़े एग्जैक्टली चेंजेस में क्या हुए हैं तो वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इजिली डेवलप हो सके, लैंड अलॉटमेंट हो जाए, अप्रूवल हो जाए जल्दी से जल्दी, फास्ट, उनके जो सप्लाईज जो है उनको मार्केट मिल सके। तो इस पर जो है वो रूल्स में चेंजेस लाए गए हैं, बस दैट्स इट, लिखने की उतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो गुजरात के अंदर ये माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ऐसे ही एक और हम लोग को कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है, राइट, तो वो लिखने की जरूरत है, पूछेंगे भी नहीं आपसे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना। हम डिस्कस करेंगे इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी के बारे में, है ना। ध्यान सुनना, इंडियन गवर्नमेंट ने IREL इंडिया लिमिटेड को जापान के साथ 2012 से चल रहे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एग्रीमेंट को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। लिख लेना भैया, इंडिया का जो IREL इंडिया लिमिटेड जो है उसको इंस्ट्रक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई आप जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जो चला रहे हो जापान के साथ, उसको आप बंद करो, राइट। क्योंकि अब आपको डोमेस्टिक नीड्स पर जो है वो ज्यादा टारगेट करना है, कि हम अब जब जो रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालेंगे वो हम भाई पर अपने लिए यूज करेंगे, ना कि
चाइना के लिए जो है वो यूज करें, या दूसरी कंट्रीज को जो है वो रेयर अर्थ उठा उठा के दे दें। हम खुद प्रायर अब उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। समझे आप बात को? पहले हम क्या करते थे, रेयर अर्थ मिनरल्स को इंडिया से निकाल, मतलब सिंपल वैसे ही है। पुराना समय याद करो, ब्रिटिश ब्रिटिश टाइम पीरियड का, कि हम हमारे यहाँ पे कॉटन उगा रहे हैं, कॉटन उगाकर ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, वहां से कपड़ा जो है वो खरीद रहे हैं, शर्ट्स खरीद रहे हैं। अब हमने बोला कि नहीं भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो हम खुद ही अब उसको प्रोसेसिंग करने पर काम करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है उस पर प्रायोरिटी क्रिएट करना, और चाइना के ऊपर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है। अब हम खुद जो है वो प्रोसेसिंग करेंगे बस। और आप जानती हैं कि रेयर अर्थ मिनरल जो है आज की डेट में किस चीज के लिए जो है वो जाना जाता है। ये थी, ये वाली कंपनी थी। अब कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान में रखना कि भाई जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट था रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, कि मिलकर हम लोग जो है वो इंडिया से निकालेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब हमने वो एग्रीमेंट जो है वो तोड़ने की बात कर दी है कि अब नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अब हमारा मेन प्रायोरिटी है कि हमें अपने खुद के लिए करना है भाई। रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो समझते हो ना, इसका उपयोग अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, रेन्यूएबल एनर्जी में होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में होता है, स्मार्टफोन्स में होता है। और इंडिया के पास जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल का। लिख लो, ये चीज लिख लो, एक मिनट, यहाँ पे नीचे लिखी होगी वैसे, आप लिख लो ये। 5th लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स का। कितना है? 6.9 मिलियन मेट्रिक टन। ये काम की चीज है, लिखी है। बट हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने 53,748 मेट्रिक टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट किए थे चाइना से। सोचिए आप, हमारे पास इतना होने के बावजूद हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमने मना कर दिया कि अब हम खुद ही इसका प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। और IREL के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, वो भी लिख लो आप। यहाँ पे नहीं दिया शायद। IREL के बारे में लिखो आप, ये कंपनी के बारे में। IREL इंडिया लिमिटेड लिखना। ये मिनी रत्न PSU है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, लिखो। ये मिनी मिनी रत्न PSU है। यहाँ पे शायद दिया होना चाहिए वैसे तो। मिनी रत्न PSU है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। मिनी रत्न नहीं दिया ना? हाँ लिखा, मिनी रत्न नहीं दिया, ठीक है चलो। लिख लो, ये मिनी रत्न PSU है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु में इसके प्लांट्स हैं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बस इतना लिख लो। तो चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसको कम करने के लिए हम ये चीज जो है वो लेकर आए हैं। चलिए, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च इन इंडिया से रिलेटेड ये टॉपिक है, ट्राई करो। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पढ़ाया हुआ ना मैंने पहले आपको, GEM। बताओ इसके बारे में, इसका आंसर क्या होगा, और इसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट, स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी। ऐसे को मेन टॉपिक्स में जो है लाना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे ये वाले टॉपिक को। नहीं, इसमें समझ में नहीं आएगा इतने में। ये रुक जाओ, अपन 1-2 दिन रुकते हैं, ये वाला टॉपिक जो है वो आना चाहिए वैसे तो। और आपके लिए एक टास्क है SP आर्क थेरेपी के बारे में ट्राई करना है, इसको पढ़ने की। वैसे ये समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से आपको ज्यादा, खुद से पढ़ने मत पढ़ो, मैं पढ़ा दूंगा आपको। SP आर्क थेरेपी, रुक जाओ। SP आर्क थेरेपी, कल सबसे पहला टॉपिक यही ले लेंगे अपन, SP आर्क थेरेपी। अलग से लिखवा दूंगा मैं ये आपको। ठीक है, अब सुनो, क्या बता रहा था मैं। कल का एक टॉपिक हमारा जो है वो छूट गया था। हालांकि वो आज मुझे कवर कराना था, बट अभी टाइम का इशू है, तो आज कवर नहीं करा रहे। कल उस टॉपिक को जो है वो देखेंगे। आज भी ज्यादा टॉपिक हो गए थे, 6 टॉपिक्स हैं आज भी। और ये है ज्ञान सर। ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और बैचेस को जो है वो ज्वाइन करो। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।